G20 का जो इनवाइट आया, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के जानिब से जो इनविटेशंस गए डिनर के, उसमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जब प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे तो नेम कार्ड जो होता है ना सारे देशों का होता है, उसमें भी भारत लिखा गया। जो कॉन्फिडेंट सिक्योर लोग होते हैं उनको कहानियां गढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही डींगे मारने की जरूरत पड़ती है या किसी और को नीचा दिखाने की जरूरत पड़ती है। डेमोक्रेटिक एथोस की गल करनी चाहना कि इंडिया ऑलवेज हैड ए डेमोक्रेटिक एथोस, ये सरकार कह रही है कि ये सच है। डेमोक्रेसी इज अबाउट डूइंग थिंग्स राइट फॉर द पीपल, वो लिखा हुआ है। अब अगले ही लाइन में लिख दिया गया दिस इज ब्रॉट टू लाइफ इन द महाभारत। अरे भाई, महाभारत में नहीं डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। एक स्यूडो हिस्टोरिकल लिटरेचर है जो पेश किया गया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मौर्य, गुप्ता, विजयनगर, मुगल, मराठे हर किसी को आपने डेमोक्रेसी कर दी। मुझे तो इस बात से हैरत है कि अकबर का नाम भी लिखा गया इसमें। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਹੋਸਟ ਮਣੀਮੁਕਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਆਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਿਨਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਫ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਣੀਮੁਕਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ PhD ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੈਡ FM ਦੇ साथी होस्ट भी ने। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। आपका बहुत शुक्रिया ऋषि जी, बड़े दिनों बाद आपके शो पर आने का मौका मिल रहा है, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये बताएं जी कि इंडिया ते भारत की जी कंट्रोवर्सी क्यों शुरू हो गई जी? ये अचानक तो नहीं है वैसे, कि ये जब जो ऑपोजिशन का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस नाम दिया उन लोगों ने, इंडिया नाम देने के बाद ही जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और खुद प्राइम मिनिस्टर खुद, उन दोनों ने जो है ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अब हम भारत हैं। मतलब इंडिया लफ्ज का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि भाई अब ऑपोजिशन ने इंडिया नाम ले लिया है तो फिर हम इसका इस्तेमाल क्यों करें। तो वहां से शुरू हुआ ये G20 का जो इनवाइट आया, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के जानिब से जो इनविटेशंस गए डिनर के, उसमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। उसके बाद जब ये G20 एक्चुअल में हुआ 9 और 10 तारीख को, तो वहां पर भी जब प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे तो नेम कार्ड जो होता है ना सारे देशों का होता है, उसमें भी भारत लिखा गया जी। अब जो ये बुकलेट निकाला गया है, जो G20 के डेलीगेट्स को ये पेश किया गया, उसमें लिखा हुआ है कि भारत, दैट इज इंडिया। G20 का जो इनवाइट आया, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के जानिब से जो इनविटेशंस गए डिनर के, उसमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और में ये डिमांड बीजेपी की तरफ से आया था कि भाई नाम बदल दिया जाए। और ये जब आजादी के वक्त पर में भी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स चल रहे थे, उस टाइम पर भी ये बहुत से कंजर्वेटिव सोच के लोग थे जो कह रहे थे कि भाई इंडिया जो है फॉरेन नाम है, फॉरेनर्स ने दिया, अंग्रेजों ने दिया खास करके, हमारा नाम तो भारत होना चाहिए। ये डिबेट उसी टाइम पे छिड़ गया था, लेकिन ये सेटल हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेटल हो गया था। तो इसीलिए जो है उस पर कभी डिबेट हुआ नहीं आजाद हिंदुस्तान में, उसकी जरूरत भी नहीं थी। अब इंडिया और भारत दोनों ही ऑफिशियल नाम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले दफे में लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स जी। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं कि दोनों ही ऑफिशियल नाम है। हम जब इंडिया का पासपोर्ट भी देखते हैं, उसमें आप या कोई और डॉक्यूमेंट हो, ऊपर लिखा होता है भारत गणराज्य और रिपब्लिक ऑफ इंडिया जी जी। तो अब एक नाम को ड्रॉप करके दूसरे नाम को रखना, और जो इस पोस्टर में जो ये बुकलेट में लिखा गया है, इसका लैंग्वेज बड़ा अजीब है। तो मुझे इसी से जो है बहुत एतराज है कि बड़े डिसऑनेस्टली इसमें लिखा गया है कि भारत जो है इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री, इंडिया का कोई जिक्र नहीं है। तो
जो एक तो ये है, मतलब मैंने आपको एक हिस्ट्री इसकी बता दी। आमतौर पे एक दो आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं। एक ये कि इसका नाम बदलने की सोच इसलिए आई क्योंकि इंडिया अलायंस ने, जो ऑपोजिशन का अलायंस है, उसने इंडिया नाम ले लिया, तो फिर अब भारत को काउंटर देना था। एक वजह ये है। और दूसरी वजह ये है कि जो शुरू से ही रहा है बहुत लोगों का, उनको लगता है कि अब बहुत लोग जो हैं मजहब के दायरे से देखते हैं हर चीज को, हम्म। कि उनको लगता है कि भारत नाम की एंसेस्ट्री हिंदू है, ओके। इंडिया जो है उसमें ईसाइयों का हाथ है, और अच्छा। हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों ने दिया। तो ये एक बहुत ही, मतलब एकदम यूजलेस कंट्रोवर्सी है, लेकिन हो रहा है, अफसोस की बात है। लेकिन ये सोच भी है, मतलब दो ये बड़े रीजंस हैं जिस वजह से इनको लगता है कि भाई ये नाम जो है बदल देना चाहिए। अब क्या ऑफिशियली किया जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत सी अफवाहें चल रही थी कि जो स्पेशल सेशन इंडिया की पार्लियामेंट का रखा गया है सितंबर 18 से, इसमें शायद एक बिल पेश किया जाए जी। कि ऑफिशियली नाम बदल दिया जाए। लेकिन अब जो मुझे दिख रहा है उसकी शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ऑफिशियली ही जो है हर जगह इन लोगों ने इंडिया को ड्रॉप करके भारत कहना शुरू कर दिया है। पॉलिटिकल है मूव, इसका बहुत ज्यादा, मतलब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे क्या फर्क पड़ेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो दिलचस्प चीज मुझे लगी वो ये भी है ऋषि जी कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। क्या पा ले इंडिया लिए नाम अगर, है। हाँ, अगर यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने ऑफिशियली इसको हटा दिया तो फिर हम वेस्ट इंडिया करके जो है ये नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जिन्ना साहब ने जो है ये एतराज भी जाहिर किया था कि आपने इंडिया नाम क्यों ले लिया हिंदुस्तान के लिए, जी। ज्योग्राफिकल एंटिटी है। जी, तो ये है, मतलब जैसे आपने बताया जी कि जो बुकलेट दिया गया G20 देशों के जो प्रमुख आए थे उनको, हाँ, और उसमें लिखा गया कि भारत दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी जो करंट गवर्नमेंट है हिंदुस्तान में, उन्होंने कुछ 2-3 साल से ये कहना शुरू कर दिया है। पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा ये बातें हो रही है, हर जगह जाके आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जब यूनाइटेड स्टेट्स गए वहां पर भी उन्होंने भारत, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। तो आप देखिए कि जो बुकलेट मैंने देखा, जो ये जो दिया गया G20 के डेलीगेट्स को, उसमें प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट उनका दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि कंट्री हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग नेम्ड एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये डिस्टिंक्शन किसने दिया? आपने तो खुद ही खुद को दिया है, किसी दूसरे दूसरे देश ने तो ये रिकॉग्नाइज नहीं किया ना कि आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर कोई मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, अगर हम उस राह पे चले, तो उसका तो एंशियंट ग्रीस है जी। सबसे बड़ा कैंडिडेट। तो वहां से आया है ये डेमोक्रेसी का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इस पे तो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन आप देखिए ये दरअसल एक पोजीशन ऑफ इनसिक्योरिटी से आता है। जो कॉन्फिडेंट सिक्योर लोग होते हैं उनको कहानियां गढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही डींगे मारने की जरूरत पड़ती है, या किसी और को नीचा दिखाने की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपसे 1 मिनट मैं मांगूंगा। ये जो एल्डस हक्सली, जो एक फिलोसफर थे, जी जी। एल्डस हक्सली ने 1920s के दौर में उन्होंने कहा था कि जो सब्जेक्ट पीपल्स हैं, मतलब इंडिया के बारे में उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये कॉलोनी है तो इसमें लोगों को जो है एक जबरदस्त इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कि पिछले कुछ सालों में एक स्यूडो हिस्टोरिकल लिटरेचर तैयार हो रहा है। उन्होंने उस टाइम पे, भैया 1920s की बात है, कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन्होंने अपना वक्त जाया किया ये साबित करने के लिए कि जो पहले जो एंशियंट हिंदूज थे वो हर किसी से जो है अपने दौर के लोगों से सुपीरियर थे। तो वेस्ट में जब भी कोई नया साइंटिफिक डिस्कवरी होता है तो लोग जो है संस्कृत की किताबों को खंगालने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं कि भाई यहाँ पे कोई शायद एक लफ्ज हो या कोई एक लाइन हो जिससे ये साबित हो सके कि भाई हिंदुओं ने तो पहले ही इसकी इजाद कर ली थी। आप देखिए कि कुछ भी हो रहा है। लुई पास्चर ने डिस्कवर किया माइक्रोबिक ओरिजिन है डिजीज, ये एल्डस हक्सली के अल्फाज हैं। या फिर जेपलिन का इजाद हुआ जब, तो वहां महाभारत को आप ढूंढने लगे कि भाई यहाँ पे तो लिखा हुआ है उड़न खटोला वगैरह, तो हमने मतलब पहले ही सब कुछ कर लिया था। तो ये इसी जो है इसका वर्जन 2 है
कि हमने जो है पहले ही सब कुछ कर लिया था, हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी थे। अब इस पे प्रॉब्लम क्या है ऋषि जी, कि एक तो ये ऑर्डर जो मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया दैट इज भारत, उसको बदल के जो है इस बुकलेट में भारत दैट इज इंडिया कर दिया गया है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो जुबान है उसके मुताबिक इंडिया को तरजीह दी जा रही है। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया नहीं है। ये डिबेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1949 में, पहला जब ड्राफ्ट बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें तो भारत लफ्ज ही नहीं था। उसके बाद फिर जो उन्होंने फाइनल वर्जन पेश किया सितंबर 1949 में, तो उसमें भारत को उन्होंने इंक्लूड किया। और जो ये पहले आर्टिकल में है, भारत इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल इसी तरह वहां पे उन्होंने लिखा गया। तो इसको अमेंडमेंट करने के लिए जो है एक प्रपोजल आया, जो कंजर्वेटिव किस्म के लोग थे उस जमाने के, उन्होंने बोला कि जैसे मैंने पहले कहा है, भारत जो है डज नॉट रिफ्लेक्ट इंडियाज एंटिक्विटी वगैरह वगैरह। तो ये मोशन डिफीट हो गया 38 वोट्स टू 51 ओके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो सेटल हो गया। उसके बाद किसी ने इसके बारे में बात नहीं की। दूसरा ये जो मैं देख पा रहा हूं ऋषि जी, ये काफी टाइम से हो रहा है, उस बुकलेट में भी इसका जिक्र है कि आप उसकी डेमोक्रेसी की एंसेस्ट्री आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप ढूंढ रहे हैं। मतलब वहां से आप ढूंढ रहे हैं कि वहां तब से हम डेमोक्रेटिक थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहना शुरू कर दिया है। जी मतलब जी। ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन में मैं पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले जो है राइट विंग स्पेसेस में होता था, ये कहते थे, क्योंकि अब वहां पे भी एक शर्मिंदगी की बात है कि इंडस तो पाकिस्तान चली गई, जी। तो आपके सब जो बड़े शहर थे, और इस सिविलाइजेशन का नाम ही उस नदी के नाम पे हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। हड़प्पा मोहनजोदारो जो बड़े शहर थे जो पहले ढूंढे गए थे, ये दोनों पाकिस्तान में है। अब इस पे सरस्वती नदी को जोड़ दिया गया। जी। अब इसके भी अलग थियरीज है। तो जो प्रोमिनेंट जो थियरीज है वो है घाघरा हक्कर नदी शायद एक पैलियो चैनल था, जो वो जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है सरस्वती वो है। अब साइंटिस्ट ने कहा कि वो भी पाकिस्तान चली गई। जी। तो यहाँ पे भी शर्मिंदगी की बात हो गई। जो बाकी स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि जो हेलमान नदी है अफगानिस्तान में, जो एवेस्टा में लिखा हुआ है हड़कवती, वही ऋग्वेद की सरस्वती है। हाँ। अब अफगानिस्तान भी अब जैसे वहां पे वहां पे भी शर्मिंदगी वाली बात हो गई, तो इसलिए अब हरियाणा में ढूंढा जा रहा है सरस्वती नदी को। तो गवर्नमेंट लेवल पे ये हो रहा है, यही सबसे बड़ी जो है अफसोसनाक बात है। लेकिन अब स्कॉलर्स का यहाँ पे मानना है कि आप इस चीज को जो है डेमोक्रेसी को आप उस दौर से देख नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम नहीं है सोसाइटी कैसी थी, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या था। फिर जो है कहा गया कि रामायण में जो है राम राज्य है वो एक डेमोक्रेसी है, इज एन एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी, इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। तो आप बताइए कि अब राम राज्य आपका मॉडल हो गया है, आपको मतलब आप जो है तो माइथोलॉजी से आप उसको आप डेमोक्रेसी भी कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल वही बात है ना। उसके बाद ऋषि जी आप देखिए कि जो राजा अपने मंत्रियों से मशवरा करके जो है फैसले लेते थे, नहीं हर दौर में ऐसा ही होता था। हाँ हाँ। तो जो मंत्रियां हैं वो भी डेमोक्रेसी बताया गया है। मतलब आप आज के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में एक प्राइम मिनिस्टर होगा, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, उसको आप एंशिएंट इंडिया में जाके ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राजा के मिनिस्टर्स थे, इस मतलब डेमोक्रेसी वहां पर भी थी कायम। मतलब ये एक स्यूडो हिस्टोरिकल लिटरेचर है जो पेश किया गया है। लेकिन यहां पर उन्होंने मौर्य, गुप्ता, विजयनगर, मुगल, मराठे, हर किसी को आपने डेमोक्रेसी कर दी। मुझे तो इस बात से हैरत है कि अकबर का नाम भी लिखा गया इस पे। मुगलों का नाम जो है, पहले तो बहुत एतराज है इन लोगों को, लेकिन फिर भी मुगलों का नाम लिखा गया। लेकिन क्या लिखा गया वो भी देखिए जी जी। कि इसमें लिखा गया है कि अकबर, मैं लाइन में आपको कोट कर रहा हूं आपकी इजाजत से, अकबर्स डेमोक्रेटिक थिंकिंग वाज अनयूजुअल एंड वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। मतलब आप देखिए, डेमोक्रेटिक थिंकिंग एक बादशाह में था 17वीं शताब्दी में, डेमोक्रेसी तब से था। तो ये तो मतलब गुमराह करने वाली बात है। इसकी वजह जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि आपने पिछली बार पार्लियामेंट का देखा, नए पार्लियामेंट का जो इनॉग्रेशन हुआ था, वो देख के लग रहा था जैसे वो राज्य अभिषेक सेरेमनी है। चोलास का वो सेंगोल करके एक डंडा वो आप लेके आए, राजदंड, जो कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए, आपने
चोलास के साथ उसको लिंक कर दिया और उसको जो है स्पीकर के सीट के साथ आपने लगा दिया सेंगोल। बहुत लोग कह रहे थे कि एक राजशाही हम देख पा रहे हैं। तो लोगों को शायद, और ये मेरा मतलब, अब लोग इससे जो है मुत्तफिक, मतलब जरूरी नहीं कि लोग मुत्तफिक हो मेरी बात से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डेमोक्रेसी का जो ये कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि भाई एक राजा जैसा हमारे पास है, जी जी वो जी। ऐसे ही ਤਾਂ शासन करेगा, यही डेमोक्रेसी है। इसीलिए हम माजी में ढूंढ रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਥੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਡ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਥੋਸ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? नहीं नहीं, ये देखिए बहुत सरासर गलत है। मतलब मैं वही कह रहा था कि माजी में आप डेमोक्रेसी ढूंढ नहीं सकते एंशिएंट इंडिया में। मैं मतलब ये जो डेमोक्रेसी के तो सेट डेफिनेशंस हैं, अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन उसका तो जो है वो सेट है फॉर्म, उसके डेफिनेशंस। अब यहाँ पे जो बुकलेट के जरिए ये कहा जा रहा है और उसको मतलब कंफ्यूज किया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि मतलब मैं वहां से कोट कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी इज अबाउट डूइंग थिंग्स राइट फॉर द पीपल, वो लिखा हुआ है। अब अगले ही लाइन में लिख दिया गया दिस इज ब्रॉट टू लाइफ इन द महाभारत। अरे भाई, महाभारत में नहीं डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। डेमोक्रेसी को आप ब्रॉडली, क्योंकि इसकी निशानदेही करना बहुत जरूरी है, तो आप नॉर्मेटिव और एक प्रोसीजरल तरीके से इसको देख सकते हैं। नॉर्मेटिव से मेरी मुराद है कि ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो प्रोसीजर्स को गाइड करते हैं, जो स्टेट बनता है, और डिस्क्रिप्टिव माने जो इंस्टीट्यूशंस हैं या सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इकट्ठे होकर के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को तैयार करते हैं। जैसे आपकी जुडिशरी होगी, आपका पार्लियामेंट हो गया, और भी दूसरे आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो आप डेमोक्रेसी को तभी आप, कोई भी स्टेट को आप डेमोक्रेटिक तभी आप करार देंगे जब आप एम्पिरिकली आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं और प्रैक्टिसेस हैं। वोटिंग या इलेक्शन सिर्फ एक उसका एक पैरामीटर है। सिर्फ इलेक्शंस नहीं तय करती हैं कि एक देश या एक स्टेट डेमोक्रेटिक है या नहीं। तो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पावर, आप ये जो है डूइंग थिंग्स राइट फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पावर हमेशा आम इंसान के हाथ में होगा, नहीं जी। तो आप महाभारत में कौन सा पीपल्स पावर आप देख रहे हैं? दो शाही परिवारों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो आप कौन सा वहां पे पीपल्स पावर देख रहे हैं? एक तो ये, दूसरा कि जो एक राजा की जिम्मेदारी हमेशा हर दौर में हुई है कि उसकी जो अवाम है, उसकी जो रियाया है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी राजा की होती है, उसके वेलफेयर की जिम्मेदारी राजा की होती है। वो हर दौर में, वो जिम्मेदारी होने का मतलब ये नहीं कि वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। तो यहां पर आप देखिए कि एक गणराज्य का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे लैंग्वेजेस में वो इक्विवेलेंट नहीं है डेमोक्रेसी का, तो इसीलिए जो पुराने कुछ अल्फाज थे उन्हीं को जो है हमने रिपर्पस कर लिया। जैसे गणराज्य, गणराज्य माने रिपब्लिक। अब जो एक मॉडर्न सेंस है रिपब्लिक का, क्या आप एंशिएंट इंडिया में आप देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते। इस बुकलेट में लिच्छवी गणराज्य का जिक्र हुआ है। अब लिच्छवी गणराज्य ऐसे 16 महाजनपद थे, जिसमें एक इनका था, लिच्छवी का जो एक था, तो वो उनका एक काउंसिल था। उसमें लिखा गया है कि 7,707 लोग थे उस काउंसिल में। बिल्कुल सही बात है। जो इस बुकलेट में नहीं कहा गया है वो ये है कि वो 7,707 जो लोग थे उस काउंसिल में, उन सबको राजा कहा जाता था। वो क्षत्रिय परिवारों से ताल्लुक रखते थे, वहां पे इलेक्शंस नहीं होते थे, वो हेरिडिटरी अपॉइंटमेंट्स थे। ये 7,707 लोग मिल करके एक गण प्रमुख को वो सिलेक्ट करते थे। गण प्रमुख मतलब उनके बीच का राजा जी। ये काउंसिल जो है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं बैठता था। रोजाना जो कारोबार चलाने के लिए स्टेट का 9 लोगों का एक एलीट काउंसिल होता था, गण प्रमुख को मिला करके ऐसे 9 लोग होते थे। तो इसको हिस्टोरियंस हो चाहे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, इन सब ने जो है इसकी निशानदेही की है एज एन ओलिगार्की। ओलिगार्की और डेमोक्रेसी में फर्क होता है। यस। तो ये ओलिगार्की थी, ये गणराज्य जो आपको एंशिएंट इंडिया में मिलता है, ये ओलिगार्कीज थे। तो आप डेमोक्रेसी आप ना, अच्छा जैन धर्म, बौद्ध धर्म को भी कहा गया है कि डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स है। अब आप धर्म में आप डेमोक्रेसी नहीं ढूंढते हैं, ना ही रिलीजियस लिटरेचर में ढूंढते हैं। अशोक, सम्राट अशोक, उनको बड़ा डेमोक्रेटिक लीडर कहा गया है। आप बताइए कि सम्राट अशोक ने कौन सा डेमोक्रेटिक काम किया?
तो मतलब ये एंशियंट इंडिया में आप जैसे आप एक आध छोटे छोटे आप एग्जांपल्स ढूंढ रहे हैं। एक पाल राजा थे गोपाल, उनका जिक्र हुआ है, बोले कि उनको जो है उनकी प्रजा ने चुना था। नहीं, ये गलत है। उनके उनके सूबेदारों ने इलेक्ट किया था, जी। प्रजा ने नहीं किया था। तो ये जो है चीजों को छुपा करके तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। आपने महाजन सभाओं का आपने जिक्र किया है इस डॉक्यूमेंट में। मर्चेंट गिल्ड्स होना डेमोक्रेसी का पनपना वो नहीं दर्शाता है। मर्चेंट गिल्ड्स जो है बड़े बड़े एम्पायर्स को ये फंड करते थे, राजाओं को फंडिंग दे रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी के लिए, अपने खुद के वजूद के लिए वो राजा या स्टेट पर वो निर्भर थे। अब साउथ इंडिया का भी एग्जाम्पल दिया गया है, यहां पे भी सरासर गलत बात है। और ये कहना बहुत जरूरी है ऋषि जी कि एक उथिरामेरूर करके दक्षिण भारत में एक मंदिर है, जी। मतलब एक मंदिर के इर्द गिर्द जो है एक कस्बा है वहां पे। तो उसमें कहा गया है कि उनका एक सभा था, गांव सभा, ग्राम सभा, जिसमें जो है इलेक्शंस होते थे। चोला जब राजा थे, परांतका वन फर्स्ट जो थे चोला राजा, उनका एक इंस्क्रिप्शन मिलता है मंदिर की दीवार पर, जिसमें वो प्रोसीजर डिटेल दिया गया है। एक चीज यहाँ पे छुपाई गई है लोगों से, वो ये कि जो लोग वहां पे खड़े हो रहे थे वो सारे के सारे लैंड ओनिंग ब्राह्मण्स थे। और उसमें दिखा हुआ है कि कितने वेदों को आपको जानना होगा, कि पढ़ाई लिखाई तो है, बड़ा वो रिस्ट्रिक्टेड था नहीं। ब्राह्मण जिनके पास जमीनें थी वो खुद को, और 30 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे, या आप कह सकते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज थे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज इक्विवेलेंट, जिसमें 30 ऐसे लोग थे जो खुद को अपॉइंट करेंगे। उनको लगेगा कि भाई हम क्वालिफाइड हैं, इतने वेदों का ज्ञान है, हम जो है इस इलेक्शन में अब खड़े होंगे। वो क्या करेंगे, एक जो है पाम लीफ है उस पर अपना नाम लिखेंगे और एक मिट्टी के बर्तन में जाके डाल देंगे। उसके बाद मंदिर के जो पुजारी हैं उसमें से ड्रॉ ऑफ लॉट्स करेंगे, वैसे चुने जाएंगे। तो इस पे बताइए पीपल्स पावर कहां दिखता है आपको? सिर्फ हाँ। ब्राह्मणों ने दूसरे ब्राह्मणों को चुना ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए, क्या इससे डेमोक्रेसी आप देख पा रहे हैं इसमें? तो नहीं है। तो एंशिएंट इंडिया में मैं ये बात वाजे कर दूं कि ना तो कृष्णदेव आया, ना ही शहनशाह अकबर, ये कोई डेमोक्रेट्स नहीं थे। ना ही छत्रपति शिवाजी का वो लोकतंत्र वो कायम कर रहे थे, ऐसा लिखा गया है। तो ये गलत है सरासर। तो इसको आप ये नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी आप कह नहीं सकते बिल्कुल भी। या तो एज ए हिस्टोरियन आप काम करते हैं, आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो आप नोटिस कर रहे हैं इस बुकलेट में और इंडियन गवर्नमेंट के क्लेम्स में? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एक अलग किस्म का डेफिनेशन डेमोक्रेसी का लोगों तक पहुंचाया जाए। ये डॉक्यूमेंट उसका काम कर रही है। इट्स एन आर्टिकुलेशन ऑफ दैट आइडिया। उनका जो फलसफा है उसको आर्टिकुलेट किया जा रहा है। इसमें आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्री मॉडर्न एरा के जितने साम्राज्य थे, राजे रजवाड़े थे, बड़ी बड़ी सल्तनतें थीं, ये सारे के सारे पीपल्स विल के जरिए चलते थे, या फिर पीपल्स पावर था, मतलब एक्चुअल पावर जो है आम इंसान के हाथ में था। ऐसा नहीं था कभी भी। राजा बेशक उसके पास एक, अब शिवाजी के केस में आप देखिए अष्टप्रधान थे, उनके 8 मिनिस्टर्स। बाकियों के केस में भी आप देखेंगे ऐसे बड़े बड़े मंत्री थे जिनका नाम हमें मिलता है कभी कभी, जो फेमस वाले थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अथॉरिटी उन मंत्रियों के हाथों में थी या उन मंत्रियों के जरिए लोगों के हाथों में थी। जो सॉवरेन पावर था वो एक बादशाह के या एक राजा के बॉडी से निकलता था। इसीलिए तो जब तक राजा हैं तब तक सल्तनत है। जी जी। है ना? तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये शुरू से था, और यहां पे लोग इलेक्ट नहीं करते थे। कभी कभी आपको एक दो एग्जांपल्स दिख जाएंगे, जैसे कि महाराणा प्रताप, जब उनके वालिद राणा उदय सिंह का निधन होता है, उसके बाद जो है एक दूसरे उनके भाई को, उनके चचाजाद भाई, सौतेले भाई हैं, उनको जो है बनाया जाता है राजा। जी। लेकिन जो मंत्री लोग थे उनको ये पसंद नहीं थे, तो जबरदस्ती उनको सिंहासन से उतारा जाता है और राणा प्रताप को ला करके बिठाया जाता है। तो क्या आपको इसमें डेमोक्रेसी दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी के लिए उसके कुछ कवायद हैं, या उसको आपको डेफिनेटली। समझना होगा। एंशियंट ग्रीस में क्या होता था कि जो एथेंस में, कि आप लोग जो है एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था। लोग जो हैं, जो एलिजिबल सिटीजन थे, आज यहां पे भी फर्क है
कि स्लेव्स को इजाजत नहीं थी ना, जो गुलाम थे उनको इजाजत नहीं थी, जो औरतें थी उनको इजाजत नहीं था, या है ना, जो उस एथेंस के शहरी नहीं थे उनको ये इजाजत नहीं थी, जो एबल बॉडीड मर्द थे, मिलिट्री सर्विस करने लायक उस एज को बिलोंग करते थे, वही जाते थे। या उन लोगों को वहां पे काउंसिल में जाके वोटिंग करना अलाउड था। या बाकी वोटिंग वगैरह होता था, वो ठीक है, मतलब वो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसका हम मवाजना कर नहीं सकते एंशिएंट ग्रीस के साथ, लेकिन ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट और वो लफ्ज तो डेमोक्रेसी भी ग्रीक जबान से आया है। ये जो बवाल पैदा हुआ तो ये जानबूझ के पैदा किया गया या कि बस अफवाह फैलती चली गई और लोग इसमें शामिल होते गए? पहली बात तो ये कि जो इस स्पेशल सेशन का जो एजेंडा है वो अब जाके दिया गया है, जी। अब आपको मालूम पड़ रहा है कि उसमें होगा क्या। इसका अनाउंसमेंट हो गया, कोई एजेंडा नहीं तय हुआ, अफवाहें छोड़ दी गई, शगुफे छोड़े गए कि भाई ये हो सकता है शायद कश्मीर कश्मीर के स्टेटहुड पे बात हो, या फिर ये बिल या लाया जाए जैसे हिंदुस्तान का नाम ही बदल दिया जाए, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, जी जी। है ना, तो ऐसे शगुफे छोड़े गए। शर्मा जी, अभी समय इजाजत नहीं देता कि हम और आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया ऋषि।